नक्सली हाल में मारे गए और उनका लीडर भी मारा गया। आपके मन में एक बात आई होगी कि ये नक्सलवाड़ी मूवमेंट है क्या? तो मैं आपको इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। आजाद भारत ने लगभग 75 सालों तक आंतरिक सुरक्षा में एक गंभीर चुनौती का सामना किया, जिसको नक्सलवाड़ी मूवमेंट के नाम से या नक्सलवाड़ी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आखिर ये नक्सल समस्या है क्या? इसको बहुत ही आसान भाषा में आज हम समझेंगे। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय एकता के निर्माण में 3 खतरे भारत को लगभग 1950 से लेके 2025 तक दिखाई दिए। उनमें से पहला खतरा ये था जम्मू और कश्मीर संघर्ष, जिसे आर्टिकल 371 के नाम से जाना जाता है। बाद में उसे मोदी सरकार ने आर्टिकल 371 धारा को हटा दिया और एक जो आंतरिक सुरक्षा की गंभीर चुनौती बनी हुई थी, इसको सरकार ने हटाने का प्रयास किया। फिर दूसरा संघर्ष जिसे आज हम बात करने वाले हैं, नक्सली आंदोलन की। और तीसरा संघर्ष है पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी आंदोलन। इसके बारे में भी हम किसी दिन समझेंगे। आज हमारा केंद्र बिंदु रहेगा नक्सली विद्रोह या नक्सल मूवमेंट। अगर हम बात करें, हाल में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 30 नक्सलियों को मारा गया और जो नक्सलवाद है उसके पैर तोड़ दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कि नक्सलवाड़ी मूवमेंट की शुरुआत कब होती है, कब इसकी घटनाएं किस तरह से आगे बढ़ती हैं। आपने इससे पहले भी न्यूज़ सुनी होगी, 4 नक्सली मारे गए एनकाउंटर में बीजापुर में, छत्तीसगढ़ में। और ऐसी खबरें लगातार आती रही कि 2026 तक जो नक्सलवाड़ी मूवमेंट है उसके जो पदचिन्ह है भारत में दिखाई नहीं देंगे। 18 नक्सली छत्तीसगढ़ में मारे गए। तो लगातार नक्सलवाड़ी मूवमेंट से संबंधित या नक्सलियों के मारे जाने की खबर आती रही है। आज हम बात करेंगे आखिर नक्सलवाद है क्या, नक्सलवाद क्यों है, नक्सलवाद कहाँ है, नक्सलवाद से समस्या क्या है और नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। अगर हम बात करें नक्सलवाद क्या है, तो नक्सलवाद के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नजर डालेंगे नक्सलवाद क्यों है। अगर क्यों है हमें पता चल जाता है तो ये नक्सलवाद क्या है, इसका भी जवाब हमें मिल जाएगा। आपको पता होगा कि भारत में आजादी के पहले जमींदारी व्यवस्था कायम थी। जमींदारी व्यवस्था का मतलब यह था कि भारत में किसान खेती करता था, फसल उगाता था, फसल उगा के वह एक बिचौलियों को देता था, मिडिल मैन को देता था, और वह बिचौलिया उस फसल को जो लगान थी, लगान के रूप में अंग्रेजों को देता था। तो यह बिचौलिया जो था, मिडिलमैन, उसे जमींदार भारत में कहा जाता था। अंग्रेजों ने इन जमींदारों को ये अधिकार दिए थे कि जमीन इनके नाम रहेगी, किसान फसल उत्पादन करके इनको देगा और बाद में वो अंग्रेजों को देंगे। इस व्यवस्था के चलते जो भारत की जमीन थी लगभग 90% जमींदारों के नाम हो गई थी। लेकिन आजाद भारत में जब लोकतंत्र की स्थापना होती है तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इस जमींदारी को कैसे खत्म किया जाए, कैसे सभी को जमीन में हिस्सा दिया जाए। अगर इसको और आसानी से समझे तो सबसे नीचे तत्कालीन व्यवस्था में किसान हुआ करता था, किसान के ऊपर जमींदार हुआ करता था जो किसानों से पैसा या किसानों से लगान के रूप में अनाज लेता था, और उसके ऊपर हुआ करते थे अंग्रेज जो जमींदार से सीधा लगान लिया करते थे। इस व्यवस्था के चलते जो जमींदार थे उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि जो किसान से जमींदारी उनको मिलती थी उसका कम हिस्सा वो अंग्रेजों को देते थे, उसकी मोटी रकम अपने पास रखते थे। आजाद भारत में जमींदारी व्यवस्था खत्म करने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए, लेकिन इसके कई जगह ऐसी थी जहां पर जमींदारी व्यवस्था में क्या हुआ, संघर्ष देखने को मिलने लगा। जो लैंडलेस थे अर्थात भूमिहीन किसान थे, उनको जमीनें नहीं मिल रही थी, और इसने क्या किया, किसानों, मजदूरों तथा जमींदारों के बीच में संघर्ष को उत्पन्न किया। अगर हम बात करें यह संघर्ष सबसे पहले कहाँ हुआ, तो सबसे पहले भारत के वेस्ट बंगाल में आपको संघर्ष देखने को मिला। नक्सलबाड़ी नामक स्थान पर यह मूवमेंट देखने को मिला। पहले यह एक आजाद आंदोलन था जो सिर्फ जमींदारों के खिलाफ था, जो लैंड होल्डर्स थे उनके खिलाफ था, जमीन को लेके। लेकिन बाद में यह एक उग्र आंदोलन के रूप में बदल जाता है और सरकार के खिलाफ भी हो जाता है। अगर हम बात करें आगे कि ये नक्सलवाड़ी मूवमेंट है कहाँ पे, तो इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं कि भारत का जो नक्शा है उसमें जो पश्चिम बंगाल ईस्टर्न रीजन, उसमें नक्सलबाड़ी नाम का गांव है, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। 1967 में जिस आंदोलन की शुरुआत होती है उसमें शुरुआती दौर पर चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल नाम के व्यक्तियों ने इसको शुरुआत की। बाद में हम बात करें नक्सलवाद कहाँ कहाँ है, तो वर्तमान में अगर आप देखें या अभी 2014 के पहले तक देखें तो भारत में एक रेड कॉरिडोर डेवलप हुआ जो पशुपति नेपाल से लेके तिरुपति आंध्र प्रदेश बालाजी तक फैला था। इनमें हम देखें कौन कौन से राज्य आते थे, तो इनमें सबसे पहले तो नेपाल, एक देश जहां नक्सलवादी मूवमेंट का प्रभाव दिखता था, और वहां से हथियारों की जो आवाजाही हो भारत में होती थी, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच बहुत ही पोरस बॉर्डर है, प्रॉपर क्लियर लाइन नहीं है और ज्यादा बाउंड्री फेंसिंग नहीं है, इस वजह से यहाँ से हथियार आसानी से आ जाते थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में नक्सलवादी मूवमेंट का विस्तार दिखाई देता है, और ये एक रेड कॉरिडोर डेवलप करता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें नक्सलवाद के 3 चरण बेसिकली आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। पहला चरण 1960 से 1973 तक था, जहां से नक्सलवाद का विकास यहाँ पे दिखाई आपको देता है। इस चरण में बेसिकली अगर आप देखें जो पश्चिम बंगाल था उस एरिया में ही ज्यादा नक्सलवादी जो मूवमेंट होते हैं वो दिखाई देते हैं, और आंध्र प्रदेश में दिखाई देते हैं। 2 राज्यों में इनका केंद्र यहाँ पे विकसित होता है। बाद में 1973 में चारू मजूमदार को गिरफ्तार किया जाता है और कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है। उस दौरान ये आंदोलन थोड़ा सा कमजोर पड़ा।
फिर हम बात करेंगे पैरामिलिट्री फोर्स भी डिप्लॉय की जाती है पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, जिसका प्रभाव कहीं न कहीं नक्सलवादी आंदोलन को कमजोर करने में पड़ा। फिर दूसरा चरण आपका दिखाई देता है 1970 से 1994 का दौर था, जहां पे नक्सलवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिली। लगभग 9,000 से ज्यादा लोग नक्सल में शामिल हो गए, जिस वजह से ये बहुत ही तीव्र और बहुत ही खतरनाक एक तरह से कदम बन गया, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती के रूप में बन गया। फिर हम बात करें सेकंड मूवमेंट में, लगभग 40 अलग अलग ग्रुप नक्सल्स के बन गए, जो विभिन्न राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सक्रिय रूप से दिखाई देने लगे। और उनमें जो दूसरा चरण था, सबसे ज्यादा जो केंद्रीकरण दिखाई देगा नक्सलीकरण, वो तेलंगाना में था और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, तीन राज्यों में बेसिकली सबसे ज्यादा संकीर्ण इस दौरान नक्सलवादी मूवमेंट का दिखाई दिया। अब हम बात करेंगे फिर यहाँ पे जो कमजोर पड़ा 1994, उसके बाद तीसरा चरण यहाँ पे शुरू होता है, जो 1994 से लेके 2011 तक के समय के बीच आता है। अब इसी दौरान अगर आप देखेंगे, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका भी सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देता है, जिससे जो नक्सली गतिविधियां उसको लगातार बढ़ावा देखने को मिलता है। इसी दौरान अगर आप देखें, जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार ने जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे, अगर आप देखें 1990 से लेकर 2011 के बीच में कांग्रेस की सरकार में, गठबंधन की सरकार की वजह से ठोस कदम नहीं उठाए गए और ऐसी गतिविधियों की लगातार बढ़ोतरी मिली। साथ ही पड़ोसी जो राज्य है, पड़ोसी देश है, वहां से हथियारों की आवाजाही बढ़ने लगी। लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक का इनका बजट हो गया नक्सली का, और इनका जो कदम थे अब सिर्फ सिर्फ अगर आप देखें जमींदारों के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ हो गए और एंटी गवर्नमेंट बात करने लगे। अगर हम बात करें नक्सलवादी विचारधारा की, वो यह कहती है कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसको हटा दो, सरकार को हटा दो, सत्ता को हटा दो, और ये पूरी तरह से सरकार के खिलाफ बात करते हैं, पूरी तरह से जो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके खिलाफ बात करते हैं। उनको पूंजीवादी व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था शोषणकारी दिखाई देती है, वो माओवाद की बात करते हैं, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करने की बात करते हैं। लेकिन भारत में इसके पीछे क्या क्या कारण रहे, क्या क्या जिम्मेदार फैक्टर्स रहे, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, उनके बारे में देखेंगे। तो पहला कारण यहाँ पे जनजातियों की आजीविका। अगर हम बात करें, कुछ जेन्युइन कारण भी, इसके जेन्युइन रीजन भी दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, जो 1980 में फॉरेस्ट कानून बनता है, फॉरेस्ट लॉ बनता है, वन कानून की वजह से जो आदिवासी थे उनको क्या किया जाने लगा, जंगल से हटाया जाने लगा। जंगल की सुरक्षा के लिए उनकी जो आजीविका के माध्यम से उसको वहां पे खत्म किया जाने लगा, जंगल की सुरक्षा के नाम पर उनको अपने घर से निकाला जाने लगा। फिर उसके बाद वहीं दूसरा कदम दिखाई देता है कि आपको पता होगा कि जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे राज्य हैं जहां पर जो खदानें हैं सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। खासतौर पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन पे, चाहे कोयला की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, तांबा की बात करें, इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जब उत्खनन शुरू हुआ, तो जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ। जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ, इस वजह से क्या होने लगा कि जो आदिवासी जनजातियां थी, उनको, बहुत सारी जनजातियों को वहां से हटा दिए गए, जबरन डिस्प्लेस कर दिया गया, उनकी हत्याएं करवा दी गई। और इस वजह से अगर आप देखेंगे, नक्सलवादी मूवमेंट को यहाँ पे बढ़ावा देने में बढ़त मिली। फिर दूसरा कारण यहाँ पे दिखाई देता है निर्वनीकरण। अगर आप देखेंगे, जब औद्योगिकरण शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, डेवलपमेंट के फेज में बहुत सारे वनों को काटा गया, और जो जनजातियां थी उनका लगाव कहीं ना कहीं वनों के प्रति दिखाई देता है। इस वजह से भी, इस फैक्टर ने भी कहीं ना कहीं जो नक्सलवादी मूवमेंट था उसको बढ़ावा देने में मदद की। इस वजह से अगर आप देखेंगे, ना सिर्फ आदिवासी बल्कि बच्चे, महिलाएं, सभी नक्सलवादी मूवमेंट में लगातार इनकी बढ़ोतरी दिखाई देती है। साथ ही लोकल सपोर्ट उनको दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त चीन का समर्थन। चीन का आपको पता है कि चीन में साम्यवादी सरकार है, और भारत की आंतरिक सुरक्षा में लगातार चुनौतियां देने का प्रयास चीन ने लगातार किया है। और नेपाल के माध्यम से बहुत सारे चीन के संगठन, ऐसा नहीं कि चीन की सरकार, चीन के बहुत सारे संगठन, उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे संगठन ने नेपाल के रास्ते भारत में हथियार भेजे और बहुत हैवी वेपन्स भेजे, जिस वजह से अगर आप देखेंगे बहुत सारी भारत में हत्याएं हुई। बहुत सारे नेताओं के, आपको अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि बड़े बड़े नेताओं की, यहाँ तक कि राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय नेताओं की हत्या यहाँ पे की गई, बहुत सारे बम ब्लास्ट किए गए, ग्रेनेड अटैक किए गए, और लगभग अगर आप देखें पैरामिलिट्री फोर्सेस का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। इस वजह से अगर आप देखेंगे, इन क्षेत्रों में सीआरपीएफ की जो बटालियन है तैनात यहाँ पे दिखाई देती है। फिर हम देखेंगे, और बड़ा कारण क्या रहा, सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल पाना। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, चाहे उनको किसानों के संबंध में हो, चाहे गरीबों के संबंध में हो, चाहे जंगल के संबंध में हो, मनरेगा जैसी योजना, इनका जो लाभ है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे गरीबों को नहीं मिल पाया, क्योंकि इसके पीछे कारण रहा सबसे बड़ा अशिक्षा। ट्राइबल्स में जो शिक्षित लोगों का प्रतिशत है बहुत कम है, आज भी बहुत कम है, पहले भी बहुत कम था। तो अपने अधिकारों के प्रति जो जागरूकता थी बहुत कम थी। इस वजह से जो सरकार योजनाएं भी चलाती थी उसका लाभ यहाँ तक नहीं पहुंच पाता था। जो शासक वर्ग था इसका शोषण करता था। इस वजह से अगर आप देखेंगे, नक्सलवादी जो मूवमेंट था इसको बढ़ावा मिला। इसके अलावा बाद में सरकार ने क्या कदम उठाए, सरकार ने कौन से स्टेप्स उठाए, इसको यहाँ पे नजर डालने की जरूरत है। क्योंकि 2014 से मोदी सरकार के बाद जो नक्सलवादी मूवमेंट है इनमें बहुत ज्यादा कमी आई है, और अब सिर्फ जो 200 से ज्यादा जो जिले नक्सलवादी मूवमेंट से प्रभावित हुआ करते थे, वर्तमान में ऐसा है कि लगभग 7 से 8 जिले मेनली ज्यादा प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा जो अगर आप देखें इस सरकार में, इसके खिलाफ यहाँ पे कदम उठाए गए। अब हम बात करेंगे कौन कौन से कदम उठाए गए, सरकारी प्रयासों पर नजर डालें तो आप पाएंगे 2 तरह से कदम उठाए जा रहे हैं यहाँ पे। पहला कदम उठाया गया सुरक्षा आधारित उपाय।
अर्थात ऐसे कदम उठाने जिससे नक्सलवादी जो आतंक है या नक्सलवादी जो गतिविधियां उनको कमी लाई जा सके। उनमें से पहला कदम सरकार ने उठाया समाधान रणनीति। समाधान रणनीति के अंतर्गत सरकार ने प्रयास किया कि जो भी लोग किसी भी तरह से नक्सल्स में शामिल हो गए हैं, उनको वैकल्पिक रोजगार देना, उनको लोन देना जिससे व्यापार शुरू कर सकें, उन्हें शिक्षा देना अगर कम उम्र के हैं, और उनको विकास के रास्ते में लाने का प्रयास किया। साथ ही साथ दूसरा सरकार ने क्या उपाय उठाया कि विशेष बलों की तैनाती। कई राज्यों ने मिलकर आपस में ऐसी फोर्स बनाई जो जो कहीं न कहीं जो नक्सली गतिविधियाँ उनको काउंटर करने के लिए बनी। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स, आधुनिक हथियारों का उपयोग किया गया, जिससे कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे नक्सली गतिविधियों को यहाँ पे कमी लाएगी। हाल में जो 30 नक्सली मारे गए, उनका लीडर मारा गया, वो कहीं न कहीं इस दिशा में आपको भारत के ठोस कदम को दिखाता है। फिर दूसरा सरकारी प्रयास सरकार ने क्या किया, विकास आधारित उपाय किए। सरकार ने डेवलपमेंट मेजर्स लिए, इस क्षेत्रों में रोड बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनवाना, जिससे उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जो ट्राइब्स हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, जिसमें सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से जो आदिवासी गाँव थे उनको मुख्य मुख्य नेशनल हाईवे से जोड़ा। फिर सरकार ने एकलव्य विद्यालय स्थापित किए जहाँ से शेड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चे हैं उनको स्कूलिंग मिल सके, अच्छे स्कूल्स मिल सके, फ्री में उनकी पढ़ाई लिखाई की जा सके। आवासीय विद्यालय बनाए। साथ ही सरकार ने आवास योजना चलाई, पीएम आवास योजना ग्रामीण, जिसके तहत उनको पक्के मकान देने की सरकार ने सुविधा दी। मनरेगा के माध्यम से सरकार ने रोजगार देने का भी प्रयास किया। इस तरह से अगर आप देखेंगे, साथ ही साथ सरकार ने लोक भवन पुनर्वास योजनाएं चलाई। खासतौर पे जो अगर आप फॉरेस्ट एक्ट था उसको आप देखेंगे 2006 में सरकार ने अमेंडमेंट किया और उसमें सरकार ने प्रोविजन किया कि कम्युनिटी जो है वहाँ पे वो उसको उसके कुछ राइट्स होंगे फॉरेस्ट में, उसको वहाँ से डिस्प्लेस डायरेक्टली नहीं किया जाएगा। और वहाँ पे जो अगर आप देखें माइनर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको वो कलेक्ट कर सकते हैं, उनको वो सेल कर सकते हैं। ऐसे राइट सरकार ने बाद में दिए। इसके अतिरिक्त जन भागीदारी विश्वास बहाली, बहुत सारे एनजीओ साथ में मिलकर आए, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिलकर आए, बहुत सारे ट्राइब्स में भी ऐसे लोग मिलकर आए जिन्होंने क्या किया, सरकार के साथ मदद करके ऐसे क्षेत्रों को विकास के रास्ते में लाने का प्रयास किया। इस तरह से अगर आप देखेंगे सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए जिससे नक्सलवादी कदम को कमजोर किया जा सके। वर्तमान में आवश्यकता क्या है, वर्तमान में भी अगर आप देखें नॉलेज शेयरिंग की आवश्यकता है। जो भी ट्राइबल ग्रुप है उनके साथ नॉलेज शेयरिंग की जाए, जिससे जो नक्सलवादी कदम है इसको कमजोर किया जा सके, जिससे भारत की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही ऐसे क्षेत्रों पर विकास लाने के लिए आवश्यकता है कि जो नक्सलवादी गतिविधियां इन पर लगातार लगाम लगाई जाए। उसमें डिस्कशन की आवश्यकता है, लोग आपस में डिस्कस करें, सभी स्टेक होल्डर को शामिल करने की आवश्यकता है, किसान हो, मजदूर हो, सभी पार्टी हो, इनको शामिल करने की आवश्यकता है। सोशल इंक्लूजन या इंक्लूसिव ग्रोथ की आवश्यकता है। जितने भी ग्रुप हैं उनको अगर आप देखें, जो समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ है, बैंकिंग सेवाएं हैं, डिजिटलीकरण है, उससे जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही इंप्लीमेंट करने, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। सरकारी जो भी योजनाएं चले उनको प्रॉपरली लागू किया जा सके, प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो सके, नेटवर्क की व्यवस्था हो, डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। ऐसी सरकार यहाँ पे कदम उठा के और जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं उनको यहाँ पे साथ मिला के सरकार नक्सलवादी मूवमेंट को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं। धन्यवाद। चालू करो यार पंखा।